उपमान इसका करेक्ट आंसर है। उपमान का मतलब क्या होता है गाइस? ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और सिमिलैरिटी। यानी ज्ञान प्राप्ति के टोटल मैंने आपको 6 साधन बताए थे। जो लोग मतलब जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि टोटल 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है। टोटल क्या है? 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो 6 में से ये 4 वैसे आपके ऑप्शन में ही है सारे, अर्थपत्ति, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि। ये 6 में 4 तो आपको यही दिया हुआ है। तो उपमान जो होता है गाइस, उपमान का मतलब क्या होता है? जब हम तुलना के आधार पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तुलना के आधार पे यानी कंपैरिजन करके। मुझे आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसकी तुलना किसी और टॉपिक से कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए टॉपिक में। तो दैट इज कॉल्ड उपमान, कंपैरिजन के आधार पे चीजों को करना। ठीक है, तो ये उपमान होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी अर्थपत्ति का मतलब आप जानते हैं गाइस, अर्थपत्ति यानी विच हैज ऑलरेडी बीन डन। बहुत सारी चीजें क्या है हमारे जीवन में ऑलरेडी हो चुकी हैं या किसी और के साथ हुआ है, तो किसी और के साथ जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं पास्ट में, उससे लेसन लेना, उससे लर्निंग लेना कि भाई मैं ऐसा ना करूं या मैं ऐसा करूंगा, तो पुरानी चीजों से सीख लेना। इसलिए इसका नाम है अर्थ और पत्ति। अर्थ मतलब मीनिंग, पत्ति मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी विच हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, जो ऑलरेडी हो चुका है। तो हो चुका है उससे जब आप लर्निंग लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड अर्थपत्ति। अनुमान का मतलब पता ही है, गेस करना, है ना, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या एक्सपेक्टेड है, तो अनुमान करते हैं कई बार, वो भी ज्ञान प्राप्ति। और अनुपलब्धि यानी एब्सेंस, परसेप्शन ऑफ एब्सेंस, कोग्निशन ऑफ, यानी जो चीजें हमारे पास नहीं है, जो चीज आपके पास नहीं होगा उसका आपको बहुत भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपके पास एब्सेंस होगा ना, उतने मैच्योर आप होते हो। और जितना आपके पास चीजें होंगी, है ना, जितना आपके पास चीजें होंगी उपलब्ध, तो उतनी मैच्योरिटी आपकी कम होगी। कोई बहुत कम कम उम्र में बहुत मैच्योर हो जाता है ना, कोई बहुत कम एज में, मान लीजिए कि 12 साल 15 साल के एज में बहुत मैच्योर हो जाता है। कोई 50 साल का हो करके भी मतलब कि मैच्योर नहीं हो पाता है। 50 साल का हो करके भी क्या है, उसको अगर दूध में मतलब बोतल में दीजिएगा दूध पीने पी लेगा वो, ऐसी स्थिति होती है। कई लोग होते हैं ना जो काफी, जिसको सब कुछ मिला, मान लीजिए बचपन से बहुत धन है, फैमिली में पेरेंट्स हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत पैम्पर है, पैम्पर्ड किड है, 50 साल का भी हो जाएगा फिर भी वो बालक ही है। और कोई ऐसा है जिसके जीवन में बड़ी अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है, गरीब है, धन नहीं है, अनाथ है, तो उसको 10 साल 12 साल में सारा चीज दुनिया का बोध हो जाएगा कि जीना कैसे। तो अनुपलब्धि जो है ना, ये भी एक भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है। ठीक है, इसलिए आप देखते थे पहले के टाइम पे भारतीय ज्ञान परंपरा में, चाहे आप राम हो चाहे श्याम हो, कोई भी हो, मतलब कि राजा हो या फिर आप किसी भी घराने से हो, गरीब हो, कमजोर, आपको गुरुकुल भेजा जाता था। तो गुरुकुल में आपको हर तरह का सुख तो मिलता नहीं था ना, गुरुकुल में सुख नहीं मिलता था, आपको हर तरह का कष्ट सहना पड़ता था और गुरु परंपरा में रहना पड़ता था। तब जाके आप एक समय के बाद फिर 10 साल 12 साल 15 साल इसी व्यवस्था में रहते हुए पठन पाठन अपने सारे स्किल को डेवलप करके और फिर आप जो है राजमहल में जाते थे। यही होता था पुराने समय में। आपने रामायण महाभारत पढ़ा है तो ऐसा ही देखा है आपने। तो अनुपलब्धि, ठीक है, यानी आपको ये फील कराया जाता है कि भाई एब्सेंस क्या होता है। एब्सेंस जो है ना हमें मैच्योर बनाता है। इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको मैच करना है। जैसे पहला है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा ईमेल और चौथा इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इन चारों को मैच करिए तो किससे क्या मैच होगा, किससे क्या मैच होगा बताइए। किससे क्या मैच होगा? सर ऑप्शन नंबर सी सर। ठीक, यस सर, ए का फर्स्ट होगा सर। ओसीआर का यूज टू स्कैन टाइप और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, बी का सेकेंड, बी का सेकेंड मतलब यूज टू मार्क मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस। सी का ओएमआर तो वही हो गया ना, मल्टीपल चॉइस, जो एग्जाम में हमारे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ओएमआर सीट पे हम लोग पहले तो यही करते थे ना, अब ना मान लीजिए कि अब कंप्यूटर बेस्ड होने लग गया, पहले तो ओएमआर ही होता था ना, उसी पे हम लोग सर्कल डार्क करते थे, तो ओएमआर, तो ये बी का तो 2 होगा, बी का 2 हो गया। इसके अलावा जो हमारा ईमेल है, तो ईमेल मैंने आपको कई बार सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बताया है। जैसे ये क्लास चल रहा है, ये क्या है, ये सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस मतलब होता है गाइस रियल टाइम लर्निंग, है ना। जैसे लाइव क्लास, ये क्लास क्या है, लाइव चल रहा है ना। आप मेरे से अभी क्वेश्चन इंस्टेंटली भी पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट होगा आप इंस्टेंटली पूछेंगे, मुझे भी इंस्टेंटली आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल टाइम क्लास चल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस। तो यहाँ पे जो डी है, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मतलब कि आपने कुछ पूछा और तुरंत आपको रिप्लाई मिला, जैसे चैट जीपीटी काइंड ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, वो क्या है गाइस, सिंक्रोनस है। ठीक है, तो डी का 4 होगा। ईमेल क्या है गाइस, एसिंक्रोनस, क्योंकि ईमेल मैंने अभी आपको भेजा, आपका मन करेगा 10 दिन बाद उसका आंसर करने का तो 10 दिन बाद करोगे, मन करेगा नहीं भी आंसर करने का नहीं भी करेंगे आप 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि वो चीजें सेव हो जाती है ना। अगर आपको कोई कोई मेल करेगा तो मेल तो आप 1 साल बाद भी पढ़ सकते हो, वो तो सेव हो गया, वो रियल टाइम थोड़ी ना होता है। तो जो चीजें रियल टाइम नहीं है, जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, कभी भी उसका रिप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। जैसे यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि वहां पे इंस्टेंट आपको फीडबैक नहीं मिलता, इंस्टेंट आपको क्या है, फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है ना, उसमें आपको टीचर तो नहीं मिलेगा ना, वो तो रिकॉर्डेड है, तो वहाँ इंस्टेंट कहाँ से आपको फीडबैक या इंस्टेंट आंसर नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा, ये फायदा है। तो ईमेल क्या हो गया गाइस, एसिंक्रोनस, तो सी का 3 हो गया, डी का आपका 4 हो गया। ओएमआर आप जान ही रहे हैं, ओएमआर आपने लगाया भी है कभी ना कभी, जो पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो ऑफलाइन में तो ओएमआर ही चलता था ना। और ओसीआर वही हो गया पहला, यूज टू स्कैन टाइप्ड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, यानी जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करने के लिए। इवन अब तो हमारे मोबाइल फोन में भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे पीडीएफ स्कैनर, ओकेन स्कैनर, कितने सारे हैं, लॉट मैनी एप्लीकेशन, जिसपे आप, होता है ना कई बार हम लोग पेन पेपर पे कोई चीज लिखते हैं, उसका फोटो खींच लेते हैं और फोटो लेके क्या करते हैं, स्कैन करके पीडीएफ बना लेते हैं। हम सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, करते हैं ना, पेन पेपर पे कोई नोट्स बनाया, उसको क्या किया, फोटो ले लिया और फोटो लेके क्या किया, स्कैन कर लिया। स्कैन करने के लिए कहीं नहीं जाना, फोन पे ही हमारे इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, पीडीएफ स्कैनर, ओकेन स्कैनर, लॉट मैनी एप्लीकेशंस आर देयर उस, तो वही है ओसीआर। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा इस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, इनमें से कौन है जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, जिसकी वजह से ओजोन काफी डिप्लेट हो रहा है। मिथाइल क्लोराइड। हम्म, क्या होना चाहिए आंसर, मिथाइल क्लोराइड। Yes, sir. Option number B, methyl chloride. मिथाइल क्लोराइड। B. हम्म, मिथाइल क्लोराइड या मीथेन, क्या होना चाहिए। Methyl, some methyl, methyl chloride. मिथाइल क्लोराइड ही आंसर होगा इसका, इसका जो आंसर है गाइस वो मिथाइल क्लोराइड है। यस सर। इसका ये, इसको हम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये ओजोन डिप्लेटिंग मतलब ओजोन को बड़ा ये क्षति पहुंचा रहा है, ओजोन जो है हमारा उसको क्या कर रहा है, बहुत ये क्षति पहुंचा रहा है। क्योंकि ओजोन कहाँ पे है पता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ना। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो है कौन से लेयर में है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, कई सारे लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ऐसे कई सारे अर्थ के 4-5 ऐसे लेयर्स है ना। तो ओजोन कौन से लेयर में है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पे ये पहुंचता है मिथाइल क्लोराइड। और ये कैसे होता है, जैसे मान लिया बायोमास को, जो हमारे होते हैं ना, मान लिया कि जो डेड बॉडीज हैं, कई बार डेड बॉडी या डेड एनिमल्स हैं उसको जलाने से, या जंगल जंगल हम जलाते हैं, पेड़ के पत्ते जलाते हैं, या मान लो कि जो होता है ना कई सारे पराली वगैरह, जो आप देखते हो हरियाणा की तरफ जहाँ खेती बहुत होती है, वो पूरा फसल हम लोग जलाना पड़ जाता है,
तो इन जगहों पे, इन वजहों से मिथाइल क्लोराइड आपका जो है फॉर्म होता है ना, जलाने से। जब चीज़ों को हम जलाते हैं, जो फार्म बेस्ड जितने भी मतलब जो फार्मिंग करने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, तो वो मिथाइल क्लोराइड है, जिसके वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है और CFC इमिट होत करता है। तो और CFC के वजह से ओजोन में जो है काफ़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही नुकसानदेह है, मतलब कि ये बहुत हार्म करता है हमारे ओजोन को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा गाइस, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर? कोल। इनमें से कौन है जो सोलर पावर का सोर्स नहीं है? तो नंबर सी। सर ऑप्शन नंबर सी कोयला। कोयला, टाइडल पावर है, विंड, हाइड्रो, कोयला। यस। ओके, कोल इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा गाइस? Which of the following natural hazards is characterized by progressive occurrence and multi casuality? इनमें से कौन सा ऐसा नेचुरल हैजर्ड है जो कि प्रोग्रेसिव, यानी कि कौन सा ऐसा आपदा है जो बढ़ता है, समय के साथ काफी बढ़ता है और उसमें अधिकाधिक लोग जान गंवाते हैं? मतलब ये 4 ऑप्शन है। महामारी है। सर ऑप्शन नंबर महामारी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऐसा होगा जहाँ पे सर। सबसे ज्यादा जान किसमें जाता है? एपिडेमिक सबसे ज्यादा में। सर महामारी में, कोरोना वायरस में है। सर महामारी। सर ये नेचुरल कैसे हुआ? क्या मैम? जैसे कोविड। सर ये महामारी नेचुरल कैसे हुआ? मैम नेचुरल हैजर्ड का मतलब क्या है? जो खुद ब खुद मतलब कि पनप जाता है, जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से नहीं आता, खुद ब खुद उसके कोई वायरस आ जाते हैं ना, एयर में वायरस फैलने लग जाता है, तो वो नेचुरल है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि भूकंप है, भूकंप तो नेचुरली आता है, हम तो नहीं उसको लाते। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कुछ नेचुरल ऐसा फेनोमिनन होता है, कुछ ऐसा प्राकृतिक फेनोमिनन होता है जमीन के नीचे की भूकंप आता है, इंसान तो नहीं लाता ना। ज्वालामुखी भी ऐसा ही है, इंसान नहीं लाता, खुद ब खुद आ जाता है। महामारी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। जैसे कोविड कोई ऐसा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं आया था, वो एक नेचुरल हैजर्ड के में ही हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एयर में बिल्कुल वायरस आ गया था, कुछ ऐसा वायरस था जो बिल्कुल बहुत बड़ी तेजी से स्प्रेड कर रहा था ना, तो इसलिए वो महामारी भी नेचुरल हैजर्ड में ही आता है। और स्टॉर्म, तूफान, तो जो मतलब मान लीजिए कि मानवीय गतिविधि से ना आए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटी के वजह से आती हैं, तो वो तो ह्यूमन हजार्ड हो गया। लेकिन नेचुरल हजार्ड वो होता है जो प्राकृतिक तरीके से फैलता है, नेचुरली फैलता है और बड़ी तेजी से फैलता है, उसका बड़ा नुकसान भी होता है, बहुत लॉस होता है उससे, क्योंकि वो नेचुरल है ना, उसको रोक पाना इतना आसान नहीं होता, वो रुकता भी खुद ही है। जो नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं वो रुकता भी नेचुरल तरीके से ही है, उसको हम आप नहीं रोक सकते, वो उसको जब रुकना होगा तभी वो रुकेगा। ठीक है, तो इसलिए महामारी भी जो है, ब्लैक डेथ, ये भी एक नेचुरल हैजर्ड ही है, प्राकृतिक आपदा में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कल प्लेन क्रैश हुआ, उसको आप कह सकते हो ह्यूमन हैजर्ड, क्योंकि वो हमारी गलती से हुआ ना, ह्यूमन एरर से हुआ है वो। या मान लीजिए कि कहीं पे बम विस्फोट हो गया, या कहीं पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्ट करा रहे हैं उससे कुछ विस्फोट, तो वो ह्यूमन हैजर्ड है। बट जो नेचुरल का मतलब हो गया जो प्राकृतिक तरीके से आया ना, उसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। वो खुद ब खुद, कोविड क्या था, खुद ब खुद फैलने लग गया था, कहीं से उसका हो सकता है सोर्स कहीं का हो, चाइना का या जहाँ का भी, बट वो खुद ब खुद पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व में वैश्विक महामारी के नाते वो आया सामने। ठीक है, पूरे विश्व को उससे मतलब नुकसान हुआ। और ह्यूमन हैजर्ड जो होता है ना, वो लिमिटेड जगहों पे ही होगा, पर जैसे अभी हमने एपिडेमिक देखिएगा, उसका बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र उससे प्रभावित होता है, जो नेचुरल हैजर्ड होता है। कोविड में देखिए पूरा विश्व उससे प्रभावित हुआ, कोई भी ऐसा देश नहीं था जहाँ कोरोना नहीं गया। इसका मतलब आप सोचिए उसका रेंज कितना बड़ा था, उसका रीच कितना था कि पूरे विश्व के लोग उसमें मतलब मरे हैं, हर जगह पे उसका इम्पैक्ट रहा, ऑलमोस्ट पूरे अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट directed which of the following national body or organization to frame and prescribe a course in environment education?
हायर एजुकेशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि भाई आप पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंट एजुकेशन के कोर्स को प्रेस्क्राइब यानी बनाओ, फ्रेम करो? यूजीसी। ये होगा। ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी होगा या यूजीसी होगा? यूजीसी होना चाहिए। यूजीसी होगा सर, एनसीईआरटी तो चलिए। यूजीसी होना चाहिए सर। सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सर यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन। यूजीसी होगा। हाँ जी सर। एक बार देखता हूँ एनटीए ने इसका क्या आंसर बनाया। हो सकता है यूजीसी हो। यूजीसी है, ठीक है। उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूजीसी ही है, ठीक है। तो यूजीसी इसका करेक्ट आंसर है। यानी यूजीसी को ये निर्देश दिया गया है कि आप इन्वायरमेंट एजुकेशन को कोर्स के नाते उसको प्रेस्क्राइब करें, मतलब उसको बनाएं, ताकि वो मतलब क्लासेस में, खास करके हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या जो जनरल कॉलेजेस हैं वहाँ भी पर्यावरण करके एक सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाए। तो यूजीसी को ऐसा निर्देश दिया गया। इसका आंसर बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? इनमें से कौन है जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है? स्वयं, प्रकाश, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मूक, ऐसे कौन से जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं? बी होगा सर। सर ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा और दीक्षा। स्वयं, स्वयं प्रभा और दीक्षा। यस सर। परख, परख तो नहीं होगा, क्योंकि परख तो मान लीजिए कि ये इवैल्यूएशन के लिए बना है ना, मूल्यांकन के लिए एक कमेटी बनी है परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस असेसमेंट में करिकुलम करके है परख। तो बी तो नहीं होगा। बी नहीं होने का मतलब है कि ए और सी आपका चला गया, बचा बी और डी। तो बी और डी में आपका सी डी तो कॉमन है, स्वयं प्रभाव और दीक्षा। अब इसके अलावा आपका सॉरी, सी और डी, ए और ई में कंफर्म, तो स्वयं है और मूक, तो स्वयं यानी बी, बी इसका आंसर होगा। बी बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर बी जी। सर। क्योंकि देखिए इसमें अगर हम एलिमिनेट करें, वैसे तो सारे ही ऑनलाइन ही हैं परख को छोड़ के। परख क्या है ना, परख एनईपी 2020 में आया है। परख जो है ये नया बॉडी है, नई शिक्षा नीति 2020 में आया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? परख का परफॉर्मेंस एनालिसिस करके होता है। इट मीन्स जैसे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ना, मूल्यांकन स्टूडेंट्स का, टीचर्स का या टीचिंग एड्स का, तो उसी प्रकार से अब एक नया बॉडी बना है जिसका नाम है परख। तो परख का काम ही है कि भाई वो क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। इसका फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हो, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस एनालिसिस असेसमेंट रिव्यू ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख है। यानी इसमें आपका परफॉर्मेंस, असेसमेंट, एनालिसिस, रिव्यू, हर एक चीज पे बल दिया जाता है। मतलब एक एक चीज का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि आपके नॉलेज को, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट को परखा जा सके। तो ये कॉलेज में, स्कूल में अब इसको लागू किया जा रहा है परख को। ये 2020 में इसका मतलब कि ये आया है, ठीक है। और इसका मेन एम यही है कि ये असेसमेंट यानी जो मूल्यांकन है ना हमारा, इवैल्यूएशन का जो टेक्निक है उसको अपडेट करे, मॉडिफाई करे और बेहतर तरीके से, मतलब एग्जामिनेशन वगैरह में रिफॉर्म हो सके, परीक्षा अच्छे से हो सके। तो इसका मेन काम यही है, ठीक है। तो एनईपी में ये आया है, तो परख तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि परख तो असेसमेंट का एक टेक्निक है। इसके अलावा सारे हो सकते हैं। रिपीट कीजिए ना उसको, हाँ जी, एक बार फिर से वो परख का फुल फॉर्म जो आपने बोला ना, उसको प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे। पी फॉर परफॉर्मेंस है मैम,
R फॉर R फॉर रिव्यू है, ठीक है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, फिर R फॉर रिव्यू, फिर A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है, प्रकाश लिख दिया है। स्पेलिंग होता है PARAKH, हिंदी में ठीक लिखा है PARAKH, परख, PARAKH, परख, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है। तो PARAKH जिसका फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस, है ना, फिर असेसमेंट, देन रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म है। मूक भी तो मैम स्वयं का ही पार्ट है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मूक जो है मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, वो तो मूक के थ्रू तो आप कई सारे कोर्सेस वगैरह कर सकते हो ना। तो इसलिए मूक से ज्यादा उचित स्वयं होगा, क्योंकि मूक भी स्वयं के ही अंदर आता है। जो मूक है ना वो भी स्वयं का ही एक पार्ट है, मूक स्वयं से अलग नहीं है। मूक जो है वो भी स्वयं के ही अंदर आता है, स्वयं एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें मूक भी उसी का पार्ट है। तो इसमें भी आप मूक पे भी कई सारे कोर्सेज करते हो, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि इसका एक फायदा ये होता है कि इसका जो रीच है वो इंटरनेशनली भी होता है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, या इंटरनेशनल माइंड जो है, जो मान लीजिए विदेशी यूनिवर्सिटीज वगैरह के, तो वहाँ के लोगों का भी सानिध्य या उसका लेक्चर आपको मूक पे मिल जाता है। तो ये इसका फायदा है, क्योंकि मूक थोड़ा ग्लोबल है। मूक सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो इंडिया के साथ साथ आप विदेशों के भी संस्थान से छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो मूक के थ्रू। बाकी अगर यहाँ पे ई लर्निंग मतलब होता है जहाँ, जैसे अभी हम लोग, ये मेरा प्लेटफॉर्म जो हमारा है, ये क्या एक तरह का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं आपको डिग्री नहीं देता, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, बैठा के पढ़ाता हूँ। तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग, जहाँ पे आप ऑनलाइन मेरे साथ हर दिन कनेक्ट होते हो, कुछ ना कुछ पढ़ते हो, और फिर मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ। तो ये है ई लर्निंग। तो ऐसे ही स्वयं क्या है, स्वयं में आपको ऑडियो मिलता है, वीडियो मिलता है, PDF नोट्स मिलता है, ऑनलाइन डिस्कशन है, सेशन है, क्वेश्चन आंसर है, इसलिए वो ऑनलाइन है ना। स्वयं प्रभा भी ऐसे ही है, DTH चैनल है, ऑनलाइन ई लर्निंग है ना, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। दीक्षा है, तो इसलिए ये होगा। क्योंकि बी तो होगा नहीं, तो बी के कटने से आपका ऑप्शन नंबर A और C तो ऐसे ही चला गया ना, बचा B और D। तो B और D में आपका C D, तो B ज्यादा उचित है, अप्रोप्रिएट है। स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा और स्वयं प्रभा और दीक्षा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें आंसर करना है ना। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। Which among the following goals adopted by the UN member states in 2015 is related to SDG 4? यहाँ 4 ऑप्शंस हैं गाइस, इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऐसा गोल है जिसको UN ने अडॉप्ट किया है 2015 में। और वो आपको याद होगा कि मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल्स बताए थे, टोटल 17। SDG में टोटल 17 गोल्स थे ना, तो गोल नंबर 4 कौन सा था बताइए, गोल नंबर 4 कौन सा है। गुणवत्ता सर, क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन सर। सर ऑप्शन नंबर 2 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल। यानी कि जी होगा सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल हमारे पास 17 गोल्स थे, 17 गोल को मैंने आपको कई बार बोला है कि सीक्वेंस में याद कर लीजिए, नहीं किए हो तो अभी भी कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पर्यावरण का एक पार्ट है, तो उसमें टोटल 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स। उसके नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो उन 17 गोल को आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है। गोल नंबर 4 पूछ दिया ना आपसे, तो गोल नंबर 4 जो आप बता रहे हो वही है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, यही है गोल नंबर 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा गाइस। There has to be an integrated approach to achieve the targets of sustainable development goals. यानी गाइस हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, एक एकीकृत प्रयास। एकीकृत का मतलब क्या होता है गाइस, मिल करके, सघन। हम सब लोग जब मिल के प्रयास करेंगे ना, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो गोल्स है ना, ये क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों आया था, पर्यावरण को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। तो अगर हम लोग इंटीग्रेटेड मतलब मिल करके
सब लोग कोलैबोरेट करके गेट टुगेदर अगर एक एफर्ट्स लगाएंगे तो क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे। और रीजन बोल रहा है कि मैनी ऑफ द एसडीजीज आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि कई सारे एसडीजी है ना वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसे में हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको कर सकते हैं सारे 17 गोल को पूरा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर ए होना चाहिए? होगा सर। Sir, option number A, both A and R correct. R is the correct explanation of A. ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस आज हमने क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड्स द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मतलब नॉन वर्बल तो आपको पता ही है। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? जहां आप बिना बोले बात करते हो। बिना बोले मतलब अशाब्दिक, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बात करना, बॉडी मूवमेंट, आईब्रोज, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, बिना बोले चेहरों के मदद से, बॉडी के मदद से जब आप इशारों में बातें, तो डेट कॉल्ड नॉन वर्बल क्यू। तो बताइए ऐसा कौन सा नॉन वर्बल क्यू होता है जहाँ पे हम लोग पिच मतलब जो बोलने का जो आपका टोन है, पिच हो गया, रेट, वॉल्यूम, कितनी तेज कितना धीमा, तो इन चीजों का ध्यान हम रखते हैं। ऐसा कौन सा नॉन वर्बल क्यू है? Sir, option number D, para language. Sir, para भाषा. पैरालैंग्वेज। पैरालिंग्विस्टिक एक टर्म है ना, पैरालिंग्विस्टिक, उसी को हम लोग पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पैरा लैंग्वेज में क्या होता है ना, पैरा लैंग्वेज गाइस एक ऐसा नॉन वर्बल संकेत है, ऐसा नॉन वर्बल क्यू है जहाँ पे हम लोग पिच, रेट, वॉल्यूम, पॉजेज, कहाँ कहाँ रुकना है, कि कब बोलना है, कब रुकना है, कब तेज बोलना है, कब धीमा, तो इन चीजों का अध्ययन हम करते हैं पैरा लैंग्वेज में। तो पैरा लैंग्वेज इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेज। ठीक है, इसके अलावा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर का मतलब क्या है? जहाँ पे सेंडर डायरेक्ट रिसीवर को बोल रहा है, रिसीवर सेंडर को, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, तो लीनियर। इंटरेक्शन मॉडल जैसे अभी क्लास में चल रहा है ना, वी ऑल आर इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाकी नॉन वर्बल ये तो गलत है। और पैरा लैंग्वेज में ये चीजें आती हैं जहाँ पे आप, कई बार होता है ना कि हमें बोलते वक्त कई बार हमें रुकना चाहिए, सांस लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। कहाँ पे ऐसा है जहाँ वॉल्यूम थोड़ी तेज होनी चाहिए, वॉल्यूम कहीं धीरे होनी चाहिए। तो इन चीजों का जो अध्ययन है ना, दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का एक टर्म है जहाँ पे आपको सारे नॉन वर्बल क्यूज को बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा, इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चंस हैं। एक क्वालिटेटिव रिसर्च का क्वेश्चन है, नॉइज पॉल्यूशन का है। एक और आंसर बताइए, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमॉन्ग दी सोसाइटीज। यहाँ पे गाइस 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। यानी ग्लोबलाइजेशन की दृष्टि से इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन के नंबर पर्सपेक्टिव बी, से बी होगा सर। मल्टीकल्चरल वैल्यूज, बहुसांस्कृतिक Option मूल्य। number B, sir, बहुसांस्कृतिक मूल्य. ऑब्वियसली बात है गाइस, मल्टीकल्चरल वैल्यूज, क्योंकि इसे ऑप्शन 1 है मोनोकल्चरल। मोनोकल्चरल मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ आप अपने कल्चर को वैल्यू करते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं। आप गुजरात से हो, गुजराती के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है गुजराती ही सब कुछ है। तो मोनोकल्चरल, जहाँ पे सिर्फ आप एक कल्चर को ही बेस्ट मानते हो, उसके अलावा सारे कल्चर आपके लिए बेकार हैं। मल्टीकल्चरल जो हम लोग आजकल चल रहा है, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई सा भी कल्चर हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, हर एक कल्चर को हम लोग कंसिडर करते हैं अपने कल्चर के साथ साथ। रीजनलाइजेशन ये भी छोटा आपको नैरो बनाता है ना, जिसको कहते हो ना क्षेत्रवाद, कि भाई मैं हरियाणा का हूं तो हरियाणा के लोगों से ही दोस्ती करूंगा, मैं हरियाणा का हूं तो हरियाणा के लोगों को ही प्रमोट करूंगा। ऐसा होता है ना, खास करके पॉलिटिक्स में। या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को ही चाहते हैं भाई कि हमारे आसपास हमारे एरिया के ही लोग दिखें,
तो हम उसी को प्रमोट करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं करते। ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड रीजनलाइजेशन। और एक होता है सेल्फ सेंटर्डनेस, जहाँ पे आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, जो आजकल काफी हो रहा है। सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने अलावे आपको कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ अपना फायदा हो, है ना, अपना अपना लाभ कैसे हो, बस उसको देखना है, बाकी दुनिया जल जाए मर जाए उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। तो ऐसे में एक ही पॉइंट यहाँ पे है जो थोड़ा ब्रॉड है, जो जिसका अप्रोच जो है वो ग्लोबल है, दैट इज मल्टीकल्चरल। जब आप मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हो, यानी मल्टी मतलब मैनी, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर को आप एक्सेप्ट करते हो विथ लव, विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी, और उसको प्रमोट भी करते हो, कंजर्व भी करते हो, टॉलरेंस भी आपका होता है उसको लेकर के, तो वो जो है हमारा मल्टीकल्चरल वैल्यूज में आता है। ठीक है, यही था गाइस, आज हमने कई सारे क्वेश्चंस को ही कर लिया। कल क्योंकि संडे है तो कल मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में भी क्लास लूँ। कल क्योंकि मंडे है तो कल कोशिश करूंगा कि हमारा सुबह भी क्लास हो, तो थोड़ा मैथमेटिक्स कुछ बताऊंगा आपको, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह देखता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स को करेंगे कल सुबह में। अगर लिया तो 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास ऐसा क्लास हम लोग रखेंगे, तो कुछ ऐसी बातें करेंगे फिर DI वगैरह को लेकर। ठीक है, आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताएं। सर मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दीजिए ना।